नमस्कार, डीडी न्यूज के इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को सबसे पहले कि क्या है इस घंटे की हेडलाइंस। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज करेगा अयोध्या का दौरा। गैंगरेप की पीड़िता और परिवार से करेगा मुलाकात। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और नरेंद्र कश्यप पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ में मनी माजरा जल आपूर्ति परियोजना का करेंगे उद्घाटन। 3 नए आपराधिक कानूनों से जुड़ी पहलों की भी करेंगे शुरुआत। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग का तेज बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों पर जोर। केरल के वायनाड में लगातार छठे दिन राहत और बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगार 5 पुलिसकर्मी और शिक्षक को किया गया बर्खास्त। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में उपराज्यपाल ने बर्खास्तगी के दिए आदेश। इंग्लैंड में 3 बच्चियों की हत्या के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अप्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनकारियों को रोकना हुआ मुश्किल। जमकर हो रही है आगजनी और लूटपाट। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर फिर बढ़ा तनाव। प्रदर्शनकारियों ने की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग। ठुकराया प्रधानमंत्री के बातचीत का प्रस्ताव। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से। आज हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत का ब्रिटेन से मुकाबला। और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज। टीम इंडिया की जीत के साथ बढ़त बनाने की होगी कोशिश। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच हुआ था टाई। तो आइए इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात के लिए आज अयोध्या जाएगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और यूपी भाजपा सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप आज अयोध्या जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलेगा और बाद में इसकी रिपोर्ट बीजेपी नेतृत्व को सौंपेगा। इस मामले की जांच पड़ताल के लिए भाजपा का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। और अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में भाजपा के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने दुख जताया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा करते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मामले को राज्यसभा में उठाया जाएगा। इस पूरे मामले पर भाजपा सांसद बाबूराम निषाद ने बात की डीडी न्यूज संवाददाता रजनीश त्रिपाठी से। अयोध्या में हुई नाबालिग बच्ची के साथ घटना पे हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूराम निषाद। उनसे बात करते हैं। निषाद जी, जो अयोध्या में घटना हुई उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत दुखी हूँ कि समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उस मत्स्य कन्या का शीलहरण हुआ है और लगातार बाहुबल और छलबल के आधार पर। अखिलेश यादव जी मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी वो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और कई महीने तक लड़की को घर में वीडियो बनाकर आपका उसका नौकर और वो स्वयं उसके साथ अत्याचार करता रहा। तमाम तरीके के साक्ष्य आ चुके हैं, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और ज़्यादातर पूरा समाज कह रहा है कि गलत हुआ है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। शर्म करनी चाहिए अखिलेश यादव।
तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनका आधार ही है तुष्टीकरण। पिछड़ों की और दलितों की बात करते हैं, लेकिन इनको ये कुचलते हैं, इनके हक और अधिकार लूटते हैं। आवश्यकता होगी तो मैं इसको राज्यसभा में भी बहस के लिए लाऊंगा। अखिलेश यादव हमेशा पीडीए की बात करते हैं, हर बात में पीडीए की बात करते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये पीडीए के बहाने जनता को गुमराह करना है, पिछड़े दलितों की बात करना है, लेकिन पिछड़े दलितों के साथ इनको खड़ा नहीं, उनके साथ न्याय मिले ये उनको नहीं इनकी चिंता है। उनको चिंता है कि परिवार और जात की राजनीति और तुष्टीकरण के आधार पर हम मजबूत कैसे हों, हमारा साम्राज्य कैसे स्थापित हो, इसकी चिंता है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा नए और कई कदम उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीएल वर्मा ने सपा के शासनकाल में हुई गुंडागर्दी को याद दिलाते हुए उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखने को कहा। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए जो भी स्टेप लिए जा सकते हैं वन मुख्यमंत्री जी लेते हैं। और अखिलेश यादव का जो सवाल है, मुझे लगता है कि अखिलेश जी को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। 2017 से पहले का शासन, जिसमें किस तरह से गुंडागर्दी होती थी, किस तरह से जमीनों पर कब्जे और किस तरह से मकानों पर कब्जे होते थे, और कई बार तो उनके पिताश्री ने ही ऐसे बयान दे दिए गलती लड़कों से हो जाती है, छोड़ देना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अखिलेश जी को कभी हल्का बयान नहीं देना चाहिए, और इस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए अगर हमारी सरकार कुछ कदम उठाती है तो बिल्कुल सही तरीके से उठाती है और उसे न्याय मिलना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ को कई सौगात सौंपेंगे। ये मनी माजरा जलापूर्ति परियोजना का वो शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना से मनी माजरा के निवासियों को 24 घंटे की पानी की आपूर्ति तो मिलेगी ही, इसके साथ ही दूषित पानी की समस्या का हल हो जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्री 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कई पहलों का शुभारंभ करेंगे। 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति के उपयोगों का लोकार्पण शामिल है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों और 1 शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में इन पर यह कार्रवाई की गई है। उपराज्यपाल ने आदेश जारी कर 6 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मियों की डोडा, कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ में पोस्टिंग थी। और देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी तेज बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के तराई हिमालय क्षेत्र में इस महीने की 10 तारीख तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सोमवार तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना जताई गई है। तटीय कर्नाटक में आज और केरल, माहे तथा तमिलनाडु में सोमवार तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में आंधी चलने और बिजली गिरने के साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। और उत्तराखंड में आपदाग्रस्त से बारिश जो है आफत बनकर बरस रही है लगातार, और उसकी वजह से एक आपदा जैसी स्थिति है। केदारनाथ क्षेत्र में बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं और इससे भारी तबाही हुई है। केदारनाथ में भारी बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। वहीं गौरीकुंड में हालात बेहद खराब हैं। सड़कें और बिजली के खंभे भारी बारिश में बह गए हैं। केदारनाथ मार्ग पर फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मार्ग में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। वहीं यात्रियों ने कहा है कि एनडीआरएफ टीम बहुत ज़्यादा मदद कर रही है और अभी भी बचाव कार्य जारी है।
पता चला कि बहुत सारा पुल टूटा हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, रात में बादल फट गई है, ऐसा ऐसा कंडीशन हो गया सर हमारे साथ में। एनडीआरएफ सर वो बहुत हेल्प की है हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मेरे 4 दोस्त अभी भी ऊपर हैं, अभी भी लग रहा है कि वो लोग मेरे साथ आ जाए तो बहुत अच्छा ही हो, मतलब बहुत अच्छा होगा। उन लोग के गार्जियन हमें कॉल कर रहे हैं, वो बहुत टेंशन में हैं, तो कैसे हम लोग क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। परिस्थिति उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, इतना हालत ख़राब है। मेरे जो 4 दोस्त ऊपर फंसे हुए हैं उनसे बात हो रही है रेगुलर, क्योंकि वो मंदिर में ही है और वो सुरक्षित है। तो हम उसको सलाह दे दिए हैं कि भाई आएगा तो हेली से आना, पैदल मत आना, सुरक्षित नहीं है। एनडीआरएफ एकदम अपना परिवार जैसा सबको सपोर्ट कर रहा है, अपना जान पे खेल के वो लोग निकाल रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का लोकल लोग बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहा है। और उत्तराखंड की केदार घाटी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू किए गए एक विदेशी तीर्थयात्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है। सरकार द्वारा त्वरित और प्रभावी रेस्क्यू प्रयासों के लिए कनाडा से आए विदेशी तीर्थयात्री ने अपना आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही कहा कि बचाव के बाद आवास और अच्छा भोजन भी उपलब्ध कराया गया, जिसके लिए उसने पीएम मोदी और सीएम धामी का शुक्रिया अदा किया है। When I was going down, it was completely safe, and there was a helipad. And actually, I could have waited and I could have gone with the helipad, but I thought I should trek instead. But lots of people actually, very quickly, they got carried away by the helicopter. But I went down to trek because I thought I could go to Gaurikund. So I trekked, and there were some temporary crossings there. Rescue workers were very helpful when I was crossing. Also, when we came back, accommodation provided, food provided, everything was good. और हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में बादल फटने और जमीन धंसने की घटना के बाद सेना ने सहायता और राहत कार्य जो है वो तेज कर दिए हैं। मंडी के राजमन गांव से एक शव बरामद होने के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन टीम अब भी लगभग 45 लापता लोगों की तलाश में है। अधिकारियों के मुताबिक सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और हिमाचल प्रदेश पुलिस और होमगार्ड की टीमें लगातार बचाव में जुटी हुई हैं और 410 बचाव कर्मी ड्रोन की मदद से राहत और बचाव अभियान में लगातार जुटे हुए हैं। स्पेशली एक युद्ध स्तर पर काम करेगी, जिसमें जेसीबी भी हमारे पास अभी जो कल की इन्फॉर्मेशन है 5 जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं और सब टास्क फोर्स को जो अलग अलग काम दे दिया गया। आज भी कौन आदमी कहाँ कर, आज सुबह 7 बजे का टाइम था तो सभी 7 बजे जो है मतलब पहुँच चुके हैं। तो आज कुछ संभावना है कि डेड बॉडीज़ कुछ मिले हमारे को, कुछ बॉडीज़ तो जो लोगों द्वारा, लोकल लोगों द्वारा जो बताया गया कि कहाँ संभावना हो सकती है, तो वहाँ पर हम आज उसकी तलाश करेंगे। और नॉर्मल ब्रिज भी हम आज बना रहे हैं। एनडीआरएफ पहुँच चुके हैं, सीआईएसएफ आर्मी पहुँच चुके हैं, होमगार्ड पुलिस सभी जो है पहुँच चुके हैं। तो आज लगता है कि आज होपफुली कि आज मैक्सिमम जो बॉडीज हम रिकवर कर पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समेज में सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। आज सुबह 6 बजे से ही सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए समेज के साथ सतलज नदी पर भी एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और समेज में लाइव डिटेक्टर की मदद भी ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन में खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में चेरवान कंगन इलाके में बादल फटा है और यहां बादल फटने की वजह से खेती को काफी नुकसान पहुंचा है। चेरवान कंगन इलाके में लोगों ने बताया कि बादल फटने से धान के खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। कई वाहन मलबे में फंस गए और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। इसके अलावा यहां के पडवबल के पास नहर ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क पर कीचड़ जमा हो गया, जिस कारण एसएसजी रोड बंद हो गई। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच प्रशासन ने बादल फटने के बाद इस रूट पर यात्रा करने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे श्रीनगर कारगिल मार्ग के खुलने तक वहां से यात्रा करने से बचें। एडीसी गुलजार अहमद ने कहा कि बादल फटने से रिहायशी इलाकों में मलबा जमा हो गया है, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। जिन घरों में मलबा घुसा है, हमने उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। संडे के दरमियानी रात में जो ये क्लाउड बर्स्ट यहाँ चेरन, रेसन और यहाँ बुलन में हुआ है,
तो काफ़ी डैबरीज जमा हुई हैं। तो अलबत्ता शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो सबसे तो बड़ी प्रायोरिटी जो हमारी इस वक्त है वो यही है कि रोड को क्लियर किया जाए और जो हमारे यहाँ डैमेज का असेसमेंट भी हो जाएगा और जो यहाँ पे फैमिलीज हैं जिनके मकानों को नुकसान हो चुका है और डैबरीज अंदर आ चुके हैं तो उनको रिहेबिलिट करके नज़दीक के सुरक्षा स्थानों पे पहुँचाया गया है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ जो हमारे जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं सभी जुड़ के काम कर रही है। और केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन के बाद सेना का लगातार छठे दिन राहत और बचाव कार्य जारी है। कल 4 शव बरामद किए गए, जिसमें से 3 शव नीलांबर में चलियार नदी से निकाले गए। इसी नदी से 13 क्षत विक्षत अंग भी बरामद किए गए। सशस्त्र बलों के 1260 से अधिक कर्मी बचाव और राहत कार्यों में जुटे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़कर 219 हो गई है। इसके अलावा 154 शव और मिले हैं। अभी तक केवल 171 शवों की पहचान की जा सकी है और उन्हें संबंधियों को सौंपा गया है। चलियार नदी में तलाशी का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा 2 जगहों पर नदी में तलाशी ली जा रही है। इस बीच मंत्रिमंडल की उपसमिति ने बचाव कार्य को देखते हुए लोगों से डार्क टूरिज्म से बचने की अपील की है। डार्क टूरिज्म आपदाग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा को कहा जाता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए 137 काउंसलर तैनात किए हैं। मुंडकई और चूरलमाला में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। चलियार नदी से सटे वन क्षेत्रों और नदी के किनारे शवों की तलाश के लिए कर्मी तैनात किए गए हैं। और वायनाड में भारतीय तट रक्षक दल ने सूरीपाड़ा जल प्रयाग में 3 लोगों को रेस्क्यू किया। बचाव अभियान भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर चलाया गया। भारतीय तट रक्षक दल की खोज टीम ने मुंडकई से सूजीपाड़ा तक नदी किनारे सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों को जल प्रपात के पास फंसा हुआ देखा। इसके बाद मेपाड़ी स्थित नियंत्रण केंद्र को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद थल सेना और वायुसेना ने मिलकर कठिन प्रयासों के बाद 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। और उत्तर प्रदेश के इटावा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। रायबरेली से दिल्ली जा रही रायबरेली से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस और कार की टक्कर में बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गड्ढे में गिर गई। हादसे में बस और कार में सवार 7 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 20 से 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर यात्रियों को बाहर निकाला और जख्मी यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। रात में लगभग 12 बजे के बाद एक्सीडेंट हुआ है। बस और कार में भिड़ंत हुई है, जिसमें 50 के करीब मरीज आए हैं, जिसमें 6 बीडी आए हैं और बाकी सबका इलाज चल रहा है। और दिल्ली में भाजपा का आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा जारी है। पार्टी में आज दिल्ली के झुग्गी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में पार्टी नेताओं ने झुग्गी झोपड़ियों में सफाई की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता हर्ष मल्होत्रा ने कलंदर कॉलोनी में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। वहीं सांसद बांसुरी स्वराज ने नारायणा में, तो प्रवीण खंडेवाल ने वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के झुग्गी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में भाग लिया। सभी नेताओं ने आप सरकार के झुग्गी झोपड़ियों में काम नहीं करने पर निशाना साधा। और सेंट किट्स और नेविस के विदेश मंत्री डॉक्टर डेंजन डगलस आज भारत आ रहे हैं। डॉक्टर डगलस 9 अगस्त तक दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही मंगलवार को वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। इस मुलाकात से भारत का कैरिबियन देश के साथ जुड़ाव और बढ़ेगा।
और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए कथित घोटाले के खिलाफ भाजपा जेडीएस की रैली पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। बेंगलुरु मैसूर दूसरे दिन की पदयात्रा बिदादी बस स्टैंड से शुरू हुई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक BY विजयेंद्र, जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी, विपक्ष के नेता R अशोक और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। 7 दिवसीय मार्च का समापन 10 मार्च को मैसूरू में एक जनसभा के साथ होगा। पदयात्रा में मैसूर में कथित भूमि आवंटन घोटाले की CBI जांच कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की इस्तीफे की मांग की जा रही है। और देश भर में 9 से 15 अगस्त तक एक बार फिर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और सेल्फी अपलोड करने का अनुरोध किया। सोशल मीडिया X पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 9 से 15 अगस्त तक पुनः देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि हम सभी देश की एकता और अखंडता के लिए अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी भी अपलोड करें। और कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी, इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा की अगर बात कर लें तो कश्मीर घाटी में श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए आज 1112 यात्रियों का जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। इनमें 910 पुरुष और 159 महिलाएं, 31 साधु और 12 साध्वियां शामिल हैं। इनमें से 204 श्रद्धालु बालताल के रास्ते और 908 यात्री पहलगाम मार्ग से दर्शन करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 4,90,000 से अधिक श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं। ये स्थान अनंतनाग जिले में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और खबर ब्रिटेन से, जहां के कई शहरों में एक बार फिर से हो रहे हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और संपत्तियों का नुकसान भी हुआ है। ये देश में 13 साल के सबसे बड़ा दंगा इसको बताया जा रहा है। यह हिंसा उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में 3 बच्चियों की चाकू घोंपकर की गई हत्या के विरोध में की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने स्टोक ऑन टेंट में अधिकारियों पर ईंटें फेंकी, हल में प्रवासियों के आवास वाले एक होटल की खिड़कियों को तोड़ दिया और लिवरपूल में एक पुलिस अधिकारी को उसकी मोटरसाइकिल से गिरा दिया। बेलफास्ट, मैनचेस्टर और नॉटिंघम में भी हाथापाई की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर फैलाई गई इस अफवाह से भड़के हुए थे कि सोमवार को चाकूबाजी की घटना में शामिल आरोपी इस्लाम से जुड़ा था। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि 17 साल का संदिग्ध चाकूबाज, जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद अप्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक प्रदर्शनों के दौरान आगजनी और लूटपाट भी जमकर हो रही है। आरोपी रुदा कुबाना पर 9 वर्षीय एलिस डिसिल्वा उगुइर, 7 वर्षीय एलसी स्टैनकॉम और 6 वर्षीय बेबे किंग की हत्या का आरोप है। इसके अलावा उस पर हत्या के प्रयास के 10 अन्य मामले भी दर्ज हैं। और मध्य पूर्व में लगातार तनाव के बीच ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने चौथे इजराइल पर नॉर्थ इजराइल पर दरअसल कई रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने बदले की कार्रवाई के तहत बेत हिलेल में हमला किया और लेबनान से इजराइल पर एक साथ 50 मिसाइलें दागी। इजराइल का दावा है कि आयरन डोम ने सभी मिसाइलों को नाकाम कर दिया और इससे जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई। 2 दिनों पहले इजराइल ने लेबनान के फरकेला और डेर सिरियाने पर हवाई हमला किया था। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजराइल पर रॉकेट बरसाए। इससे पहले इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में एयर स्ट्राइक की थी, जिसपे हिजबुल्लाह कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुकर की मौत हो गई थी। इसके 48 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लेबनान से उसने उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे। इजराइल की तरफ से हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को मार गिराने के साथ साथ पूर्व मध्य में तनाव गहरा होता जा रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने पिछले बुधवार को हानिया को ईरान में मारा था, जिसके बाद टकराव लगातार बढ़ रहा है।
ईरान हानिया की मौत का बदला लेगा, इससे लेकर इजराइल काफी सतर्क है। हानिया की हत्या के बाद दुनिया को ईरान इजराइल युद्ध छिड़ने की आशंका है। लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने को कहा है। इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी इस तरह की चेतावनी अपने नागरिकों के लिए जारी की थी। और खबर अफगानिस्तान से, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान के फरगान प्रांत में यह हादसा हुआ और एक स्थानीय अधिकारी के अनुसार सड़क हादसा कल खाने चारबाग जिले में हुआ। यहां 2 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाया और इसको लेकर जांच जारी है। और बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हाल की हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन करने और 9 सूत्री मांग को लेकर वक्तव्य देने के लिए असहयोग आंदोलन, जो कि पूरे देश में व्याप्त है, देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है और 9 सूत्री मांग को लेकर दबाव बनाया है। छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से बातचीत के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने राजधानी की प्रमुख सड़कों पर घेराव किया। ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही कोटा विरोधी प्रदर्शनों में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। और अब बात करेंगे ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से लक्ष्य सेन का मुकाबला होगा। लक्ष्य सेन की कोशिश आज का मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाने की हो गई। अगर लक्ष्य सेन फाइनल में जगह बना लेते हैं तो भारत के लिए 1 पदक पक्का हो जाएगा। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।